अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। 9 मई से लॉकडाउन ख़त्म करेंगे या नर्म करेंगे, विफाक की जानिब से ये बात की गई थी। थोड़ी सी क्लैरिटी भी आएगी आज इस सिलसिले में, क्योंकि आज सिंध हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ये होना है। लेकिन इस सब से पहले आज ही के दिन की मुनासिबत से हम कोशिश करेंगे कि बात करें। गर्मी का जोर टूटा, आम आदमी को ऐसा नहीं लगता, हीट वेव का ज़रूर टूटा। और अगर हम जुम्मे की मुनासिबत से शहर भर में जो इंतज़ामात थे, अगर उसके बारे में आपको बताएं तो कुछ घंटे बड़ी सख्ती वाले अब बीत चुके हैं। 12 से 3 बजे तक जो लॉकडाउन है वो सख्त होता है। अच्छा, इसमें अभी हम शो शुरू होने से पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि वो जो लॉकडाउन है 12 से 3 बजे का जुम्मे के दिन, वो इसीलिए था कि ताकि जुम्मे के इज्तिमात ना हो। लेकिन जिस तरह से मुख्तलिफ इलाकों में देखते हैं जुम्मे के इज्तिमात हो रहे हैं, ये किरण अच्छी बात यह है कि जो मस्जिद की इंतज़ामिया है और जो लोग खुद भी हैं वो खुद अपनी एहतियात कर रहे हैं। और जिस तरह 3 मसाजिद में मैं देखने गया तो वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन था, व्हिच इज़ वेरी गुड। तकाजा भी यही है। कल वज़ीर आज़म भी यही कह रहे थे, इससे पहले वज़राए आला भी ये कह चुके हैं कि अगर आप मोहतात रहेंगे तो हमें सख्तियों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। आज क्या कुछ देखने को मिला, यही सब कुछ जानेंगे। समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ हैं। सऊद, जरा बताइए तो सही, कैसे इंतजाम थे, शहरियों का रिस्पॉन्स इस सब में कितना जिम्मेदाराना रहा? जी बिल्कुल, जिस तरह से नरमी की बात चल रही थी तो आज जुम्मे के रोज़ बहुत ज़्यादा रश जो है बाहर देखने को नज़र आया। लेकिन जैसे ही 12 बजे तो कराची पुलिस ने मुख्तलिफ सड़कों को बंद करना शुरू कर दिया था और 3 बजते ही जो है सड़कें खुलना शुरू हो गई। ट्रैफिक जो है दोबारा से सड़कों पर आना शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में आज शहरी बाहर निकले हुए थे नमाज से पहले भी, और अब भी जो है एक बड़ा रश जो है नज़र आ रहा है। पुलिस का कहना है कि गैर ज़रूरी निकलने वालों के चालान भी किए जा रहे हैं और उनको वापस भी किया जा रहा है ताकि इस पर वो अमल कर सकें। वैसे ही 12 बजे तो मुख्तलिफ सड़कों को बंद किया गया, जो डाइवर्जन थी वो दे दिए गए और जो लोग बाहर निकले हुए थे फजूल उनको घरों को वापस भेजा जा रहा था। मतलब क्या हम सीधे ये कह सकते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा कि वो जो घनगरज है सिंध हुकूमत की, कुछ मामलात वैसे ही रहे, गुज़िश्ता जुमा जैसा गया था, सख्तियों के साथ गया था, आज भी ऐसे ही था? जी हाँ बिल्कुल, देखिए 12 से 3 की जो सख्ती है उस पर अमल तो किया गया, लेकिन क्योंकि रमज़ान अल मुबारक का महीना है तो इस वजह से हल्की सी नरमी ज़रूर देखने को आई। ख़ास तौर पर मसाजिद की बात कर ली जाए, क्योंकि अगर मस्जिदों पर पाबंदी थी नमाज की तो कुछ मसाजिद पर आज जिस तरह से जो SOPs हैं उसको फॉलो करते हुए नमाज जुम्मा के छोटे छोटे इज्तिमात हुए हैं। लोगों ने जो है समाजी फासला कायम कर रखते हुए जो है नमाज जुम्मा, यानी हम ये कह सकते हैं सऊद कि अब लोग खुद एहतियात करें, लोग खुद सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, ये इस वक्त का तकाजा है। वो चाहे नमाज का इज्तिमा हो और वो इबादत के साथ साथ अगर कहीं और पर भी इकट्ठा होना है किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में भी, तो सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना है और ये हमने खुद करना है। सऊद, आप साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। बरह रास्त आपको लिए चलते हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। ट्वीट करता रहूँगा और मेरे काबीना के सारे रफ़का हैं, आप सबसे ये दरख्वास्त है कि ये कोरोना या कोविड के लिए मैसेज आप हर जगह रिपीट करते रहें। आपको टीवी स्क्रीन पे सामने नज़र आएगा। सबसे पहले क्या है कि घरों में रहें। आप बाहर जा सकते हैं अगर कोई जायज़ रीज़न हो, और वो जाने के लिए भी आपको सारी प्रिकॉशन, सारी गाइडलाइंस देखनी होंगी, SOPs गवर्नमेंट की देखनी होंगी। और सिर्फ वो जा सकते हैं जिनको इजाज़त है बाहर जाने की। जैसे आप साफ़ी दोस्त हैं, आप एसेंशियल सर्विस में आते हैं तो आप बाहर जाते हैं, लेकिन आपको भी ज़रूरत है कि अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने प्यारों की, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों की सेहत और ज़िंदगी के लिए आप सारे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। जब भी बाहर जाएं मास्क पहने। ये अब हमारी ज़िंदगी का, जैसे हम कमीज़ पैंट शलवार पहनते हैं, इस तरीके से ये मास्क भी अब पहनना पड़ेगा अगर आप जब भी बाहर निकलें, लोगों के दरमियान हो। ये मैसेज है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और वो लोग जिनके और अमराज हैं, जैसे डायबिटीज़ है या कार्डियक सिचुएशन है या हाइपरटेंशन है, वो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वो घरों से ना निकलें
और जो नौजवान हैं जो बाहर घरों से निकल रहे हैं, जिनको अलाउड है, जिनकी SOP बनी हुई है, वो भी जब घरों में जाएं तो उनसे दूर रहें। ये मैसेज मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी इस मैसेज को जब भी जाएं ये रिपीट करें, ताकि हम सबके जहन में बैठ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाते हुए हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है, हम सब चेंज ज़िंदगी, हम सब, ये कहने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है। लेकिन ये जब तक हम बार बार अपने आप से नहीं कहेंगे और दूसरों से नहीं कहेंगे ना, हमारे जहन में नहीं आएगा। हम शायद कभी कभी समझते हैं कि बात ख़त्म हो गई है, बात ख़त्म नहीं हुई है और अभी काफ़ी पेचीदियाँ हैं इसमें। शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस वक्त तक की पोजीशन बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। हमने कल तक 76,000 और 78 टेस्ट किए थे, 76,078। पिछले 24 घंटों में हमने 5,532 टेस्ट किए हैं। ये जब से टेस्टिंग शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में किसी एक सूबे की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग आज सिंध में हुई है, 5,532। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा सामने। 5,532 हमारी कैपेसिटी 5,600 की है आज की, और हमने आज 98% कैपेसिटी पे किया है। हम कोशिश करेंगे कि ये रहे। हमें प्रॉब्लम आती है इसलिए कि लोगों के सैंपल्स लेना और फिर उनको टाइमली पहुंचाना, ये एक लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं जिन पे हम तेज़ी से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि ये मेंटेन रहे। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने की बात थी कि हमारी जो कैपेसिटी है वो जो हम बताते हैं वो पूरी है। इस तरीके से टोटल आज तक 81,610 टेस्ट हुए। आज से पहले तक 9,093 लोग 9,093 इन्फेक्टेड थे, और ये जो हमने 5,532 टेस्ट किए हैं उनमें 598 लोग इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं। ये तकरीबन 11% बनते हैं, 10.8%। और टोटल जो हमारी इन्फेक्शन की तादाद है जब से ये 26 फरवरी 2020 से ये कोरोना वायरस का पहला केस आया था, वो है 9,691, 9,691। पिछले 24 घंटों में 87 अफराद, नेक्स्ट स्लाइड जी, 87 अफराद क्योर हुए हैं, और इन 87 अफराद को मिला के टोटल 1,940 लोग क्योर हो चुके हैं, जो तकरीबन 20% बनता है इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटों में 5 लोग वफात पा गए हैं इस वायरस की वजह से, और ये 5 को ऐड करके टोटल डेथ्स 8 मई 2020 सुबह 8 बजे तक 176 हैं जो कोरोना से जिन्होंने जिंदगी गंवाई है। टोटल 7,575 लोग इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। इनमें से 6,421 यानी 84% होम आइसोलेशन में है, 687 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, और 527 लोग 527 ये मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं, जिनमें से 91 लोग जो हैं वो, मुझे कहा जा रहा है कि मास्क नीचे उतार दें, और मैं बड़ा क्यों आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? नहीं, अच्छा, ये मास्क अगर मैं उतार रहा भी इसलिए हूँ कि आप सब जो हैं सामने, इसलिए कि मेरी सामने शक्ल है, कम से कम 20 फीट दूर है मेरे से, तो ये इसलिए कि मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहता कि ये मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। तो आप कम से कम 20 फीट दूर हैं, इसलिए उतार देता हूँ मास्क ये। तो 527 लोग अस्पतालों में, जिसमें से 91 इस वक्त क्रिटिकल केयर में, और 91 में से 18 वेंटिलेटर्स पे हैं। ये तो सिचुएशन है कोरोना की। अगली स्लाइड जी। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो मैंने बताया आपको, हमारे सबसे ज़्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट साउथ में आए हैं 1574, और पिछले 24 घंटों में 107 केस आए। उसके अलावा ईस्ट में 1403, सेंट्रल में, सॉरी ये सब आज के मिला के
साउथ में 1681 है, 1681, ईस्ट में 1492, सेंट्रल में 1305, मलीर में वेस्ट में 857, मलीर में 814 और कोरंगी में 670 है। इसके अलावा हैदराबाद में 399 और जो बड़े केसेस हैं हमारे पास खैरपुर में 254, लाड़काना में 257 और सक्खर में 518 केसेस हैं। ये जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मैंने ज़रा सा आपको बता दिए। एक चीज़ और, नेक्स्ट स्लाइड, जो मैं बिफोर आई गो टू माय मेन थिंग मैं आपको ये नंबर्स के हवाले से देता हूँ कि जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी हैं, स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़, वज़ीर आज़म साहब का प्लान था और हमने NCC में मिलके ये फ़ैसला किया कि इनको वापस लाया जाए। अभी तक कराची में 2369 पैसेंजर्स वापस आ चुके हैं, जिनमें से 516 पॉजिटिव थे। तकरीबन ये 22% के करीब बनता है जो पॉजिटिव आए थे। इनको हमने अपने जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनमें रखा हुआ है। बाकी जो नेगेटिव थे उनको 48 घंटे पूरे करके और फिर उनको अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2369 जो लोग हैं उनमें से तकरीबन 40 से 45% सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले थे और 55 से 60% लोग सूबे के बाहर के थे, जिनको हमने फिर प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ अपने घरों को रवाना किया है। अब मैं आता हूँ करंट सिचुएशन पर। उसके आने से पहले ये दोबारा आप स्लाइड देख रहे होंगे। मैंने क्या कहा, बार बार हमने कहना है घर पे रहें। अगर आप किसी ज़रूरी काम से निकलते हैं जिसकी वैलिड रीज़न हो और जिसकी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, तो आप प्रॉपर एडवाइजरीज, प्रॉपर SOPs के साथ घर से निकलें। मास्क पहने जब भी घर से बाहर निकलें। और बुज़ुर्गों के लिए और जिनको बाकी अमराज हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, उनके लिए और सख्त फीस है। तो ये स्क्रीन जब तक मैं बोलता रहूँगा और जब तक कोई नई चीज़ नहीं आती, ये आपके सामने रहेगी। अब मैं आता हूँ कि थोड़ी सी हिस्ट्री। 26 तारीख को पहला केस हुआ था। हमने 26 तारीख को ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। लॉकडाउन का मतलब वो जो पहला लॉकडाउन हमने क्या किया कि जी आपकी स्कूल्स जो हैं वो हमने 4 दिन के लिए बंद कर दिए। उस दिन एक वेडनेसडे था, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे वैसी छुट्टी होती है। और उसी वीकेंड में 1 मार्च को हमने उनको एक्सटेंड कर दिया 14 मार्च तक। तो अगर आप कहें तो लॉकडाउन हमारा 26 तारीख से शुरू हो गया था, जैसे ही पहला केस आया। फिर ये कई बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये पता नहीं क्यों मैं हर दफ़े रिपीट करता हूँ कि लोग कहते हैं कि पता नहीं पैनिक में आके बगैर सोचे समझे सडनली लॉकडाउन कर दिया। ऐसा नहीं था। डेट्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं। हमने पहली को, फिर जैसे मैंने 26 के बाद पहली को 14 दिन के लिए स्कूल बंद किए। उस ज़माने में PSL चल रही थी। एक आध मैच के बाद हमने PSL को कहा कि बगैर क्राउड्स के होगा और फिर PSL बाकायदा बिल्कुल ख़त्म भी कर दी। फिर हमने 14 मार्च से, बल्कि 13 मार्च को कैबिनेट ने फैसला किया कि स्कूल 1 मई तक बंद होंगे, 1 जून तक बंद होंगे, 31 मई तक बंद होंगे। और हमने उसी वक्त उलमा से बातचीत करनी शुरू कर दी। ये 13 मार्च की बात है, शुरू में। 14 मार्च को हमने जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें लोग जमा होते हैं, मैरिज हॉल्स, सिनेमाज, क्लब्स, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, 14 मार्च को उनको बंद कर दिया। कि मैं बता रहा हूँ मरहलेवार। अच्छा, जो हमने किया वो 2 से 3 दिन, बल्कि 1 से 3 दिन की डिले में बाकी सूबों में भी हुआ। तो कोई पैनिक कहीं पे भी नहीं था। ये बड़ा गलत है कहना कि पैनिक में काम किया गया। इसलिए ये भी कहा गया कि सिंध ने पैनिक में बंद कर दिया। और चूंकि मीडिया में आपको ब्लेम किया, आप लोगों को मीडिया में इसकी पजीराई हुई, तो बाकी सूबों ने भी कर दिया, अकल नहीं इस्तेमाल की अपनी। ऐसा नहीं था जी, आपने बिल्कुल मदद की। मीडिया ने बेतहाशा
इस पूरे क्राइसिस में जो एक बाय एंड लार्ज पॉजिटिव रोल प्ले किया है और ये बताया, उसकी वजह से बाकी सूबों में भी लॉकडाउन हुए। फिर हमने 16 मार्च को रेस्टोरेंट्स को कहा कि 9 बजे तक बंद हो जाएंगे, 9 बजे से पहले। ग्रोसरीज और फार्मेसी स्टोर्स को हमने कहा सारी रात भी खुले रह सकते हैं, शुरू में ये थी हमारी। फिर 17 मार्च से हमने शॉपिंग मॉल्स, बीच थी, सीवीओ हमारी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और बाकी दुकानें बंद करनी शुरू की। फिर ट्रांसपोर्ट बंद की और बाकी सारी पार्टीज से, जो भी सिंध में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ, गवर्नर साहब के साथ भी सलाह मशवरा करने के बाद हमने 22 मार्च से लॉकडाउन का, जो एक फाइनल फेज था लॉकडाउन का, लॉकडाउन 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ और 22 मार्च को बतदरीज हमने मरहलेवार इसको और सख्त करते चले गए। मैं ये जो बता रहा हूँ इसकी एक रीज़न है, मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों। तो ये एक चीज़ क्लियर करूँ कि हमने बड़ा सोच समझ के, अपनी कैबिनेट ने सोचा, सारे जो स्टेक होल्डर्स से उनसे बात की, डॉक्टरों से बात की, WHO से बात की, उसके बाद ये सारे स्टेप्स लिए। तो और फुल स्केल लॉकडाउन जो हमारा था शुरू में, वो तकरीबन 22-23 मार्च से शुरू हो गया। उसके बाद ये कहा जाता है, अभी मुझे हैरत ये होती है, रिसेंटली भी एक किसी की क्लिप मैंने देखी कि उन्होंने कहा कि जी सिंध में लॉकडाउन करके वो वफाक से पता नहीं टकराव चाह रहे हैं या वफाक की पॉलिसीज बंद कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, 22 तारीख को मैंने तो पहले 13 मार्च को प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें कहा था कि लॉकडाउन करें, और फिर हमने खुद अपना एक प्रोसीजर शुरू किया और सबने फॉलो किया। लेकिन पहली अप्रैल वाला जो लॉकडाउन था, वो तो वफाक ने ऐलान किया उसका। क्या वफाक अपने साथ खुद लड़ रही थी? ये अभी भी कह रहे हैं। पहली अप्रैल वाला लॉकडाउन वफाक ने दिया उस मीटिंग में, और उसके बाद जो उनके NCOC की सदारत करते हैं असद उमर साहब, उन्होंने उसका आगे टेलीविजन पे ऐलान किया कि जी लॉकडाउन 14 दिन बढ़ गया है, 14 दिन रहेगा, 14 अप्रैल तक। फिर उसके बाद हमारी एक मीटिंग 7 या 8 अप्रैल को हुई, फिर 13 अप्रैल को हुई फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और फिर 14 अप्रैल को यह ऐलान किया गया कि मजीद 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा और कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री खोल दी। जो वफाक ने कहा, जो ये हमारी मुत्तफिका फैसले हुए, सिंध हुकूमत ने उस पर पूरा अमल किया, 99% अमल किया। इसलिए बाकी सूबों ने भी 100% अमल, किसी ने कोई एक्सेप्शन ली, हमने जो, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस मीटिंग में सूबों को दी हुई थी कि आप अपने हालात देख के अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन 99%, तो अभी भी जो लोग कह रहे हैं ये बात, पता नहीं अपनी फेडरल गवर्नमेंट को, अपनी का मतलब है उन्हीं की जमात की फेडरल गवर्नमेंट है, उसको बिलिटल क्यों कर रहे हैं कि जी आप प्रेशर में आ गए, आपको सिंध ने दबा दिया, इसलिए ऐलान हमने नहीं किया। ये लॉकडाउन उस तरीके से 14 अप्रैल को भी 2 हफ्ते के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ाया। फिर 23 या 24 अप्रैल को एक और मीटिंग हुई, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 23 थी या 24 थी, और उसके अंदर दोबारा ये लॉकडाउन की बात की, और हर मीटिंग में ये कहा गया, और ये मैं इसका भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा भी, कि लॉकडाउन का बड़ा फायदा हुआ है, लॉकडाउन का बहुत फायदा हुआ। ये हर एक ने कहा है, हर सूबे ने कहा है, इसलिए कि उन्होंने सोच समझ के ये लॉकडाउन का फैसला किया था। और 23 से 24 को उन्होंने फिर 9 मई तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया, फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया। फेडरल गवर्नमेंट ने जो फैसले किए, हाँ, हमने कुछ उसमें, जैसे मैंने कहा, 99% हमने अडॉप्ट किया, और वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई थी। मैं इतना कहूँगा कि हमारी जो SOPs या हमारी जो गाइडलाइंस थी, वो किसी और सूबे से ज़्यादा कंफर्म करती थी जो वफाक ने हमें कहा था।
तो ये बिल्कुल जो भी ये कह रहा है उसे सवाल तो करे कि भाई क्या असद उमर को साहब को मुराद अली शाह लिख के भेज रहा था कि क्या कहना है टीवी पे, कि उन्होंने पहली को भी किया, 14 को भी किया, फिर 24 अप्रैल थी या 23 अप्रैल थी उस दिन भी किया, और कल भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किए ना, हमने तो नहीं किए अभी तक। मैं तो आपको उनको वजाहत करने आया हूं कि वो ऐलान क्या है। मैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है उसकी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या चीज अब खुल रही है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं सीधा आ जाता हूं हमारी परसों, आज है 8 तारीख, 6 तारीख को नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो भी उसका नाम NCOC, उसका मैं एब्रीविएशन भूल जाता हूँ हर दफ़े, उसकी मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी साहबान अटेंड करते हैं। लेकिन 6 तारीख की मीटिंग के लिए 5 की शाम को मुझे कहा गया कि आप अगर आए, सब चीफ मिनिस्टर्स को, और सारे चीफ मिनिस्टर्स, तकरीबन सभी चीफ मिनिस्टर्स थे उसमें, उस मीटिंग में। आप देख रहे हैं नया दिन, मैं हूं किरण आफ्ताब, ये मोहम्मद शोएब, और हम आपको लिए चलते हैं वज़ीर आला से ब्रीफिंग दे रहे हैं उसी जानिब। इन्फेक्शंस का आज जो नंबर्स दिए वो 14% है, यानी एक दिन का 14% है। पहले सारा एवरेज 13% था, तो मतलब ये बढ़ रहे केसेस। खैबर पख्तूनख्वा का 14.5% है, और आज तकरीबन 16%, 15.9%। यानी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं, ये सबको पता है। ये नंबरों से मैं सिर्फ, पंजाब का जब से केसेस आए हैं और आज तक 8.6% था, और सिर्फ कल का एक दिन का अलग लें, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइड बाय नंबर ऑफ टेस्ट, 18.4%, एक कल के दिन का पंजाब का राइस एकदम तेज बढ़ रहा है। ये पता चल रहा है आपको ना, लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन के शायद। सिंध का जब से केसेस आए हैं, यानी 26 फरवरी से 12%, और आज 12.8%। हमारा इन्फेक्शन रेट एक्चुअली सबसे कम था पिछले 24, जो रिजल्ट्स हैं कंट्री स्टेटिस्टिक्स जो दिए हुए उसमें। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो मैं हूं, बाकी भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा मैं परेशान हूं, चले मैं ये कह लूं मैं परेशान हूं। मैं ये नहीं समझ रहा कि चीजें इन कंट्रोल है। अब आगे जाते हुए हमें और सख्त एहतियात करना होगा। अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने चाहने वालों की जिंदगी, अपने साथ रहने वालों की जिंदगी, अपने दोस्तों की जिंदगी, अपने मोहल्ले में, अपने ज़िले में, अपने सूबे में, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी अजीज़ है, ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको ऐसी बीमारियां हैं, जिनको जब कोरोना से वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में होती है। अगर इन सब की ज़िंदगी प्यारी है तो एहतियात करें। ये लॉकडाउन खुल जाए बंद हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप घरों में रहें। ये मैं बहुत ज़्यादा, और इसमें प्लीज़ मैंने एक सियासी बात नहीं की है। ये पूरा जो मैंने कहा ना, मैंने सिर्फ ये बताया है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो नहीं समझ रहे, कि मैं किसी, यानी सूबा सिंध की गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी सूबे से या फेडरेशन से ना मुकाबले में है, ना जो ऐसा कोई काम कर रही है कि वो बुरे नजर आए। हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, और हमने किया है। मैं ये देखें, ये माहौल पता नहीं टेलीविजन चैनल्स पे तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन अदरवाइज और ये आपने देखा होगा बड़ा अच्छा माहौल रहता है। हम जो डिस्कशंस कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जब ये हो जाता है तो जब कोई सवाल होता है तो उसका जवाब आता है, और अगर कोई खास तबका उसको उभारने की कोशिश करे तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये बहुत बड़ी डिससर्विस है इस वक्त जो हम कर रहे हैं। इस पे और नहीं तो अल्लाह ताला से डरे। आपको ठीक है, आप छुप के जो मैं काम कर रहा हूं
वो आपको नहीं पता चलेगा, जो आप काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता चलेगा, अल्लाह ताला तो सब देख रहे। तो ख्याल रखें यार, ऐसे मौके पे आप इस किस्म की अफवाहें फैलाना ये शुरू कर देंगे, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम मुत्तहिद रहें, और सिंध सूबे ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम मुत्तहिद रह सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि जो कुछ भी किया है, खास तौर पे 1 अप्रैल के बाद, बिल्कुल जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है उन चीजों पे अमल किया है। 99%, 1% की मैं गुंजाइश छोड़ता हूं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी तो पूरी दी हुई है, लेकिन सिर्फ 1% की मैं कह रहा हूं कि हमने शायद फ्लेक्सिबिलिटी इस्तेमाल की हो। अगर कोई और सूबा फेडरल गवर्नमेंट के बताए हुए रिजीम पे, उनकी बताए हुए एसओपीज पे नहीं चलते, उसमें मेरा कसूर नहीं है, सिंध हुकूमत का कसूर नहीं है। हम इसीलिए थोड़ी सख्ती करते हैं कि हम समझते हैं कि ये हुकूमत के ऊपर फर्ज है कि जो रिजीम बनी हो उसको इम्प्लीमेंट कराए, और उसको गलत देना, कभी किसी कम्युनिटी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि हम, इस वक्त हालात अच्छे नहीं है, ख़ासतौर पे कराची शहर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। हमने जो कुछ करना है बहुत सोच समझ के करना है। आपके सवालात से पहले 1-2 चीज़ें सिर्फ मैं कह दूं। पिछले दिनों एक डेथ हो गई थी डॉक्टर फुरकान की, बहुत शदीद अफसोस, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसकी इंक्वायरी करके जो भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है उसको सज़ा दी है, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो पूरी तरीक़ेकार बनाया हुआ है कि ऐसी चीज़ें ना हो। इतनी क्राइसिस में इश्यूज आ जाते हैं और आएंगे, आपने वो सब देखे होंगे। हम तो एक कोई हमारी डिस्पाइट ये, अगर मैं आपको बताऊं कि ये मैं क्लेम करता हूं और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा हेल्थ सेक्टर बाकी तीनों सूबों से बेहतर है। ये चाहे जिस किस्म से आपने करना हो ना, ये कह देना कि जी हमने तो सारा प्राइवेटाइज कर दिया है, भाई हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में आपने सुना है क्या हो रहा है उधर, आपने इटली में तस्वीरें देखी होंगी ना क्या हो रहा है उधर। तो इश्यूज आएंगे, लेकिन नहीं आने चाहिए। मैं जिम्मेदार हूं, हुकूमत में है तो हाँ हम जिम्मेदार हैं। जहां पे प्रॉब्लम्स आएंगे उनको एड्रेस करेंगे। हम कोशिश पहले दिन से की है। एक सिस्टम है मेरे पास, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के पास एक पेशेंट की, इस आईपैड पे मेरे पास एक पेशेंट की हिस्ट्री है। हाँ, हो क्या रहा है कि बड़ी जल्दी पेशेंट्स की जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं ना, जिनके और मर्ज हैं, वो बहुत जल्दी उनकी हालत खराब हो रही है। शहीद डॉक्टर फुरकान के केस में भी ये हुआ था। उनको 1 मई को पॉजिटिव आया था और उन्होंने सेल्फ आइसोलेशन के लिए ऑप्ट किया, इसलिए कि उनकी तबीयत ठीक थी, वो खुद डॉक्टर है। 2 को मेरे ख्याल है लेट आवर्स में उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, और 3 सुबह को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, वो सुबह 9 बजे से हुआ। यानी 36 घंटों में हमें ख्याल रखना चाहिए था, जिम्मेदार हम हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक पेशेंट, एक टेस्ट की डेटा मेरे पास खुद है, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के पास खुद है। इस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, ऐसे केसेस आए हैं कि रिजल्ट आने से पहले डेथ हो जाती हैं इतनी तेजी से। ये इसी वजह से तो कह रहे हैं कि ख्याल रखना है। मैं क्यों कह रहा हूं कि जी जो
ज़ईफ़ लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है वो ख़ास ख्याल रखें। ये रीज़न्स हैं। सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध ब्रीफ कर रहे हैं और बहुत सारे मामलात के ऊपर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जितनी ज़्यादा बात सिंध ने वफाक की मानी और किसी ने नहीं मानी, पीर से जो कुछ होगा उन्होंने अमल दरामद के बारे में भी बताया। अब उन ब्रीफिंग के ऊपर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ शख्सियात से भी बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची भी हमारा साथ देंगे, फैसल शकील हमारे साथ है सबसे पहले, और हमारा साथ देंगे इसी सारी गुफ्तगू में हाफिज नईम साहब भी हमारा साथ देंगे। तो पहले हम जरा फैसल शकील आपसे जान लेते हैं, जितनी बातें मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं उन सब के बारे में बताइए और पहले कमेंट इस पे कीजिएगा, वाकई सबसे ज्यादा बात वफाक की सिंध ने मानी है? जी बिल्कुल, ऐसा जो वजीर आला कह रहे हैं ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया कि हफ्ते से जो है वो किया जाएगा अमल दरामद, और वजीर आला आज कह रहे हैं कि हम हफ्ते से नहीं, हम पीर से करेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि तमाम मार्केटें और इंडस्ट्रीज जो कि 9 मई से पहले से बंद थी वो बंद ही रहेंगी और वो नहीं खोली जाएंगी। यानी तारिक रोड, बहादुराबाद और ये दीगर बड़ी मार्केटें हैं ये भी बंद रहेंगी, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज पहले से बंद थी वो बंद ही रहेंगी। अब यहाँ पर जो है वो इब्हाम का शिकार हैं लोग, और लोग जो है वो ये पता करना चाहते हैं, खास तौर पे ताजिर, कि होगा क्या, हमारे पास होगा क्या, कौन सी जो है वो दुकानें खुलेंगी और कौन सी जो है वो बंद रहेंगी। अभी सूरत हाल ये है कि ये क्लियर नहीं पा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला ने जो है वो तमाम ये बताया कि उनको जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था वो उन्होंने अपने हेल्थ सेक्टर की तारीफ की, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए और इन इंतजाम की वजह से जो है वो बेहतरी आई है। उनका अभी भी यही कहना है कि लॉकडाउन जो है वो रहेगा, हम बिल्कुल लॉकडाउन खत्म नहीं करेंगे। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि वो वफाक के तमाम फैसलों पर अमल दरामद कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो उनकी अपनी जो पॉलिसी है वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो अभी तक जो है वो वाज़ेह तौर पर नहीं कर पाए वज़ीर आला सिंध के कल से जो है वो पीर से यानी क्या सूरत हाल रहेगी। अब मैं लेकिन कुछ इशारे मिल रहे हैं ऐसे, फैसल शकील सॉरी बात कटी, वो भी कीजिए मुकम्मल, और ये भी बताइए कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि जैसा वहां पर लॉकडाउन है शायद वैसे कुछ यहाँ पर भी होने जा रहा है? जी बिल्कुल, ये अभी जो है किसी हद तक जो है वो उन्होंने ये कहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं किया है कि वो कर क्या रहे हैं। मतलब जो वो कह रहे हैं कि बड़ी मार्केटें और शॉपिंग सेंटर जो मॉल बंद रहेंगे, तो छोटी मार्केटें कौन सी हैं जो खुली रहेंगी, अब ये सवाल पैदा होता है। ठीक है, नहीं इब्हाम है। फैसल साथ रहेगा, हमें इस वक्त सिराज कासिम तेली साहब ने भी ज्वाइन किया, ताजुर रहनुमा आप। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, उन्होंने कहा जो रिजर्वेशंस हैं ताजिर बिरादरी की उससे मुतालिक एक कमेटी कायम होगी और जो सिफारिशात हैं वो वज़ीर आज़म को भी भेजी जाएंगी। शेयर कर सकते हैं? मैं जो समझा हूँ, अभी जाहिर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और अभी तक क्लियर नहीं है बातें, मगर जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ये ताजिर बिरादरी जो इस तरह से सब लोग शोर कर रहे हैं, सारे हर मार्केट वाले इसके साथ बैठ के एसओपी बना के और कोई मरावाल कोई सिस्टम बना के पास करके खोलेंगे। तो मेरे ख्याल से यही होगा कि जितनी भी मार्केट है कराची में 400 मार्केट है, वो मार्केटें खुलेंगी इंशाल्लाह, मगर उसके लिए प्रॉपर एसओपी भी बनेगी शाम को कल तक, और फिर मंडे से बारी बारी खुलनी शुरू होगी या वक्फे पे खुलेगी। ये किस तरह खुलेगी मुझे भी डिटेल नहीं पता, और मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी चल रही है, उसमें खुलासा हुआ नहीं सर मैं पूछना चाह रहा था उन रिजर्वेशन से मुताल्लिक जो ताजिर बिरादरी को है, अगर उस पर आप कमेंट करते हैं। जो उन्होंने कमेटी की बात की है कि मेयर कराची भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे, छोटी सनतों के लिए कर्जों का प्लान बनाया जाएगा और जिन कर्जों का ऐलान पहले हुआ उन पर ताजिर खुश नहीं है, ये बात उनकी तरफ से की गई है। रिजर्वेशंस वजीर आजम तक लेकर जाएंगे, ये कितना खुशाइन लगता है आपको? मैं आपको समझा दूं, ये दो अलग चीजें हैं। अच्छा, एक तो मार्केट खोलनी है वो अलग है, उसके लिए कमेटी और एसओपी बनेगा, ठीक है। साथ में ये छोटे ताजिरों को किसी तरह का रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ दिलाने के लिए कोई डिस्कशन करके फेडरल हुकूमत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि भाई कोई एक प्रोसेस बना के इन लोगों को कोई किस्म का रिलीफ ऐसा दो, बैकअप ऐसा दो ताकि इनका नुकसान यानी वो कर्ज के हवाले से हो सकता है। ठीक है सर, पॉइंट आया, हमारे साथ ही रहिएगा। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब हमारे साथ हैं। हाफिज नईम साहब, ब्रीफिंग वैसे तो अभी जारी है लेकिन बहुत सारे पॉइंटर्स सामने आ गए।
अब जिस लॉकडाउन की नरमी और सख्ती और आगे तक भी एहतियात रखनी है, ये सारी की सारी बात की जा रही है, आपको लगता है वजीर आला सिंध मान तो रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर चूक हो गई है उनसे भी और वफाक से भी कि मेहनत कर सफर कर रहा है? कुछ इस सिलसिले में लाइट नजर आई आपको कि वाकई अब इन्होंने माना है, इसको सोचेंगे भी, इसको इंश्योर करेंगे भी कि उन लोगों के लिए कुछ करें जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है? अच्छा देखिए, मैं अगर इनकी नीयत पे शक ना करूं, वो करना भी नहीं चाहिए किसी की नीयत पे शक। ये तो कंडक्ट होता है जिसके नतीजे में लोग राय कायम करते हैं कि सही है कि गलत है। तो जो इनका कंडक्ट है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। और जो बात अब तक की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी भी है और उसके टिकट्स भी देख रहा हूँ, इससे पता चल रहा है कि उनको खुद भी नहीं पता, खुद समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। असल में देखें, लॉकडाउन का नाम लेकर इसको आना का मसला ना बनाएं। आप इसको लॉकडाउन कह दें, स्मार्ट लॉकडाउन कह दें, बंदिश कह दें, कुछ भी कह दें, मसला ये है कि जो ताजिर सफर कर रहे हैं, जो कि तकरीबन उनसे मुताल्लिक लोग 60 से 70 लाख हैं इस शहर के अंदर, दुकान 1,80,000 यूनिट्स हैं दुकानों के, पतारों के, फलां के, कोकों के और मुख्तलिफ किस्म के कारोबार से मुताल्लिक लोगों के। ये डेटा भी पता नहीं सिंध हुकूमत के पास है कि नहीं। मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे। सुने तो फिर उसके नतीजे में हर दुकान से एवरेज 5 से 6 लोग अगर वाबस्ता हों और उन सबके खानदान 5 और 6 लोगों पर मुश्तमिल हो, तो ये 70 लाख तक चली जाती है। इन 70 लाख में से आपने ग्रोसरी वालों को खोला हुआ है, जो भी एक बड़ी तादाद है। मैं समझता हूँ कि वो 20-25 लाख लोग ऐसे हैं जो इस पूरी ग्रोसरी से वाबस्ता हैं। अदर जो चीजें हैं, रिश्वत लेकर लोग शटर खोल रहे हैं, उससे लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा है इनका। रिश्वतें दे देकर जो है वो लोगों को परमिशन मिल रही हैं, ये सब चल रहा है, सारे ढांचे वांचे चल रहे हैं, लेकिन जेन्युइन तरीके से लोगों को कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसके नतीजे में मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये तो इनको एड्रेस करना पड़ेगा ना कि मार्केट खोलनी है कि नहीं खोलनी, ये तो वाजे करें ना। ये क्या नहीं खोलनी, फिर बात करेंगे इनसे। अच्छा, एक बात वो बार बार भी करते हैं कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाया, सियासी जमात को बिठाया, उन सबसे बात की। ये जितना काम आप लोग रिलीफ का कर रहे हैं, जितना डेटा आपके पास है, ये आपने उनसे शेयर किया, उन्होंने आपसे मांगा? भाई वो देखें, जब शुरू में इन्होंने लॉकडाउन के हवाले से सारी बात की थी तो 100% सबने ताउन किया था, हमने भी किया था। और इन्होंने जितने वादे किए थे, अनफॉर्चुनेटली वो वादे सिंध हुकूमत ने पूरे नहीं किए। सिंध हुकूमत राशन की तकसीम का प्रॉपर निजाम नहीं बना सकी और उसके अंदर जो करप्शन है वो मुझे ज्यादा इस वक्त बात करने की जरूरत नहीं है। सिंध हुकूमत डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को प्रोटेक्ट करने में नाकाम है। और मैं आपको बताऊं, जिस चीज का खौफ दिला रहे हैं, ये परेशानी है कोरोना की, सबसे ज्यादा कोरोना पे बात कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, सिंध हुकूमत के पास कोरोना पेशेंट के लिए कौन सी SOP मौजूद है उसको हैंडल करने की? लोग परेशान हैं इस वक्त, आम मरीज परेशान होता है, दिल का मरीज को कोई अस्पताल में ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसा है, हेल्थ सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं कि ये इशू ऐसा है कि इतनी आसानी से एड्रेस होगा नहीं। खुर्रम शेर जमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। खुर्रम साहब, आपको क्या लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वाकई सिंध और वफाक अब एक पेज पर हैं? वो कह रहे हैं कुछ पॉइंटर्स पे इत्तेफाक हुआ और जिस तरह के मामला चल रहे थे और जिस तरह के वफाक चलाना चाह रही है, चीजें वैसी होंगी इन सिंध। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वजीर आजम साहब ने ये कह दिया था कि सूबे अपने फैसले खुद कर सकते हैं। ये बार बार इनको कह दिया गया था। अब आज देखें, जो हमारी बार बार डिमांड्स थी, जो हम ताजरों के बारे में बात कर रहे थे, आज इन्होंने वजीर आला साहब ने फरमाया कि ताजरों के मामले पर कमेटी बनाएंगे, मेयर कराची को भी कमेटी का हिस्सा बनाएंगे। तो ये इनका गे अभी तक चल रहा है। आज भी इन्होंने ये क्लियर नहीं करा कि हमने SOPs बनाई या नहीं बनाई। उन्होंने कहा हम SOPs बनाएंगे। तो देखिए, वजीर आला साहब हर वक्त बात करते हैं अपने सूबे के बारे में, 18वीं तरमीम के बारे में। वजीर आजम साहब तो कह चुके हैं, देखिए हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, हम बार बार कह रहे हैं, हम रिपीटेडली इस बात को कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि SOPs इन्होंने आज तक मुकम्मल नहीं की है। आज वजीर आला साहब ने वापस ये कहा टीवी पे कि हमने SOPs बना ली हैं और हम अब ताजरों को बुलाएंगे और उनके साथ बैठेंगे। तो हम बार बार इनको जो ठीक है, खुर्रम शेर जमान साहब, खता कलामी की माजरत साथ रहेगा। इस वक्त मुस्तफा कमाल मीडिया से बात करें, हम नाज़रीन को बराह रास्त वो दिखा देते। जूते बेचने वाला, दवाएं बेचने वाला, मोबाइल फोन वाला और छोटे ताजिर, ये तंदूर वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ये छोटे ताजिर, जनरल स्टोर जो कि करियाना की जो शॉप्स होती हैं, गारमेंट शॉप्स वाले, छोटे बच्चों के कपड़े बेचने वाले, ये सब कोई मालदार, बहुत मालदार लोग नहीं हैं। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। ये लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन इन्होंने लाखों की तादाद में लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है। ये बेचारा बाल काटने वाला बार्बर जो है, ये जो दर्जी है बेचारा, भाई किसी फैशन डिजाइनर
का अगर आप सिस्टम बंद करेंगे, भाई वो आप उसको देखकर उसके नीचे काम करने वाला मजदूर तो गरीब है ना, कोरंगी में रहने वाला है, औरंगी में रहने वाला है, लियाकताबाद में रहने वाला है, न्यू कराची का रहने वाला है, दांडी का रहने वाला है, कच्ची आबादियों का रहने वाला है, और उसका यही तो महीना है, साल भर बेचारा वो कसम कुर्सी में गुजारता इसी एक महीने में कमाई करके। मैं बड़े वसूख से आपको ये कहता हूं कि देखो भाई, ये जो बात है कि इकोनॉमी बचाना है या इंसानों को बचाना है, मैं यहां ये कोई भी इकोनॉमी बचाने वाले लोग नहीं है, ये सब इंसानों बचाने वाला है ये कारोबार। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं इंसानों को बचाने की ही। क्या आपको सिर्फ उसी इंसान को बचाना है जिसको कोरोना वायरस लगे बस, बाकी सबको मरने दोगे? भाई सोचो एक लम्हे के लिए, इंसानों को सिर्फ वही इंसान को बचाना है जिंदा जिसको कोरोना वायरस लगे, बाकी सारे इंसानों को मरने दोगे? ये सब मर रहे हैं, ये सब मर रहे हैं, इनके साथ लाखों की तादाद में मजदूर हैं, मर रहे हैं, और जुल्म खुदा का अजाब नाजिल होगा इस हुकूमत वक्त के ऊपर, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाकी हो, और खास तौर पर सूबे की सिंध की सूबाई हुकूमतें। ये पुलिस वालों के धंधे लग गए, 10,000 से जायद FIR काट दिए, 50,000, 20,000, 10,000 में बंदे को पकड़कर लेकर जा रहे हैं और सौदा कर रहे हैं। ईद तो इनकी आ गई है इससे पहले। ये बहुत जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म जो है वो माजरत के साथ इस शहर की नुमाइंदा जमातें जिनको सीटें मिली हुई हैं, सब मुंह में लॉलीपॉप लेकर बैठे हुए, सब पार्टनर इन क्राइम है। 30 सालों से MQ उनको वोट पड़ रहा है, मेयर है उनका, वफाकी वजीर है, कहीं ढूंढने से नजर नहीं आते। आज इस कोरोना वायरस के दौर में भी ये अपनी वजारतें लेने के चक्करों में ओत उठा रहे हैं, हल्क उठा रहे हैं। खालिद मकबूल कम बड़ा साइंसदान था, तो अब अमीनुल हक बड़ा साइंसदान आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाने के लिए। ये दौर इनकलाब लाने का, ये जाहिल गंवार करप्ट कराची वालों को लूटने वाले ये इनकलाब लाए। ये टाइम है इनके ओत उठाने का। ये क्या मजाक, ये क्या हुकूमतों की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे लोगों के लिए? ये तो अपनी वजारतों के चक्करों में पीछे भाग रहे हैं। सबकी ऑडियो वीडियो चल रही है, शहर के मेयर की ऑडियो चल रही है, वीडियो चल रही है फोन में। ये किसके सामने बेगैरत आंखें खोल के बात कर सकेगा? किरदार चाहिए उसके लिए। और सूबा सिंध का जो निजाम है, जो हुकूमत है, उसकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो माजरत के साथ देखो। मुस्तफा कमाल सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महंगाई के दौर में गुर्बत किस तरह इंसान का इम्तिहान लेती है। 2 रोज़ पहले आपको याद होगा फैसलाबाद के शहबाज हुसैन के घर की कहानी हमने आपको दिखाई थी और समा के मुख्तलिफ बुलेटिन्स में भी आपको दिखाई थी। एक कमरे का घर है, किराए का घर है, 5 बच्चे, बीमार बीवी, इसके साथ मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहा है वो शख्स। मुश्किल हालात हैं, लेकिन हम ज़रूर कहेंगे कि हिम्मत है उसकी। शहबाज अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते। एक कमरा किराए का, यानी छत पक्की नहीं। और हालात क्या है ना, मैं ज़रा दोहरा देती हूँ। हालात ये है कि यहाँ कोई वबा नहीं है, यहाँ कोरोना नहीं है, यहाँ तंगी है, मसाइल है, और उससे लड़ता एक शख्स, अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता एक शख्स। क्या कोई इस मुश्किल को समझ सकता है? क्या हम सब सिर्फ कोरोना ही से घबराते और डरते रहेंगे? आगे बढ़कर ऐसे लोगों का हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि आखिर किस तरह से वो इन परेशानियों से लड़ रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कोई किनारा उनके हाथ आ जाए। फैसलाबाद से हमारी नुमाइंदा
शाहीन शहज़ादी उनके घर गई थी, ये सब कुछ हमारे सामने रखा था। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम इसी सिलसिले में बात भी कर लें। समाजी रहनुमा सारिम बरनी साहब भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लें। लेकिन पहले चूँकि शाहीन गई और इतनी सारी उन्होंने मेहनत की, उन्होंने ये कहानी हमारे लिए ढूंढ निकाली, ये कहानी है या आईना हमारे माशरे का, हम शाहीन से ही जानते हैं। जी शाहीन, कभी किसी ने आकर ये नहीं पूछा कि तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, कि किसी ने आपने अपनी बेगम के लिए खाना दवाई दारू कुछ किया है? जो मैं इनका पेट पालूं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाते हैं, जब बच्चों का पेट पालूं तो ये भूखी रह जाती है। गुर्बत, लाचारी, बीमारी, फाके, क्या नहीं है एक कमरे के इस घर में। लॉकडाउन के बायस बस अड्डे बंद हुए तो पहले से गुर्बत में जकड़े माई की झुग्गी के रिहायशी शहबाज हुसैन के घर को जैसे मुसीबतों ने घेर लिया। पांच छोटे बच्चे हैं, फालिज से बीमार बीवी है, किराए का घर है, मगर पेट भरने के लिए घर में कुछ नहीं। लोगों के लिए तो अब रोजे हैं, मेरे लिए तो 6 महीने से रोजे। मेरे घर में हर अल्लाह की दी हुई हर शय थी जो मैंने बेच के सब कुछ इसके ऊपर लगा दी है। ये घराना मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बना हुआ है। बीमार बीवी मुंह से बोल नहीं सकती, मगर शौहर की तकलीफों पर इसकी आंखें भी छलक पड़ती हैं। बच्चे भी माँ को बहलाने की कोशिश तो करते हैं, मगर भूख जैसी बला पे इनका कोई जोर नहीं। बिलाशुबा मुश्किल घड़ी है, मगर आपकी थोड़ी सी तवज्जो इनके दुखों का मदावा कर सकती है। तो आगे बढ़िए और इनकी मदद को आइए। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहज़ादी, समा, फैसलाबाद। ये जो आखिरी जुमला था शाहीन का बिल्कुल दुरुस्त था, इसी के ऊपर बात करेंगे। शाहीन, ये दुख हमारी आंखों तक, हमारे कलेजे तक पहुँचेंगे तो हम इनके लिए कुछ सोच पाएंगे। ये सब कुछ देखना, इस पर रिपोर्ट करना, ये ज़रूरी भी है और मुश्किल भी। बिल्कुल किरण, इस तरीके से होता है कि हम बहुत सारी दिन में ऐसे वाक़यात भी देखते हैं और मोस्टली एक सहाफ़ी इन चीज़ों का आदी भी हो जाता है। लेकिन कुछ घर और कुछ लोगों के हालात इस कदर तकलीफ़ दे होते हैं कि हमारे जो आंसुओं पे काबू खुद का भी नहीं रहता है, जिस तरीके की दर्द भरी कहानी उनकी होती है। ये जो शहबाज हुसैन का घर है, यहाँ पर 7 अफराद रहते हैं। फर्नीचर के नाम पे 3 चारपाइयाँ हैं, चंद बर्तन है जो भी खाने पीने की चीज़ों से खाली हैं, वहाँ पर भी कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं। मोस्टली इनके घर में फाके ही रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अगर बीवी का पेट पालता हूँ तो बच्चे भूखे रह जाते हैं, बच्चों का पेट पालता हूँ तो बीवी भूखी रह जाती हैं। बीवी की अद्वियात हैं, वो बोल नहीं सकती हैं, लेकिन वो एक एक चीज़ को महसूस करती हैं। जब वो ये अपना वाक़या बताते हैं तो वो उनका जो जज्बात हैं, उनके जो दुख है, तकलीफ़ है, वो उनके आंसुओं के ज़रिए सामने आता है। वो बताते हैं किस तरीके से वो भी फील करती हैं कि उनके शौहर किस मुश्किल में है। ये बता भी रहे थे कि एक दफ़ा कुछ रोज़ पहले इनको बुखार था, और लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी और बस देख के अपने शौहर को देख के रो रही थी कि घर में गुर्बत भी है, दोनों मियाँ बीवी बीमार हैं, तो कैसे चलेगा घर का सर्कल। ये बस अड्डे पे काम करते थे, बाहर भी नहीं जा सकते, कोई काम भी अब नहीं कर सकते क्योंकि घर पे बीवी है, इनको छोड़ के भी नहीं जा सकते, छोटे बच्चे भी हैं। तो कुछ मज़ीद इनसे भी जानते हैं कि इनके लिए इन 6 माह में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे मरहला कौन सा था। शहबाज भाई बताइएगा थोड़ा मुझे कि कौन सा टाइम ऐसा जो आपने कहा कि अब आज तो बस हो गई, हद हो गई। शब मराज वाली रात थी। कभी किसी दौर में हम भी हरफे का ख़त्म दिलाया करते थे और मेरे बच्चे रात के और सुबह के भूखे थे। शब मराज वाले दिन लोग अपने घरों में सियानों अपने बड़ों का ख़त्म दिला रहे थे और मेरे बच्चे रात तक रहे थे कि मेरे अब्बू भी हमारे लिए कुछ शय लेकर आए। और लोगों ने हमारे घर में खैरात की खाना दिया और मेरे बच्चों ने अपने पेट की प्यास बुझाई और खाना खा लिया। और दोनों जी हम बेगम और मेरी बेगम और मैं खुद बहुत रोए। अल्लाह ताला किसी को ऐसी मुताजगी ना दे जैसी मुझे दी है। इम्तिहान रब ने मेरा लिया और मैं दे रहा हूँ। अगर रब को ऐसे मंजूर है मैं उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ जैसे रब को मंजूर। शाहीन, आप सारा अहवाल भी बता रही हैं, शहबाज खुद भी बात कर रहे थे। सारिम बरनी साहब आप हमारे साथ हैं। सारिम भाई, कौन आंसू पोछे, कौन आगे बढ़कर हिस्सा डाले, कौन हाथ थामे,
जब भी हमारे सामने ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई फरियाद आती है, हम मजबूर हो जाते हैं आपसे बात करने के लिए। मैं चाह रही थी कि वो जो हाथ पकड़ने वाली बात है ना सारिम भाई, मैं चाह रही थी कि आप उस बारे में बताएं। देखिए, करता तो सब कुछ अल्लाह ताला है, लेकिन वसीले वो ज़मीन पे ही बनाता है। और इंशाल्लाह आप लोग इसको सामने लाए हैं, हमारी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी इसके लिए आगे बढ़ेगी, हमारा भी साथ देगी और हम फिर इसका साथ देंगे। और ठीक है, परेशानी के दिन भी इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन वो चंद दिन हो तो अगर ज़िंदगी ही परेशानियों में गिर जाए तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आता है और फिर उसको ज़िंदगी से भी जो है ना नफरत होने लगती है। तो हम लोग जो समझ रखते हैं, शऊर रखते हैं, कुछ कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ऐसे हाथ थामने चाहिए। और यही हमें हमारे पास अगर दौलत है ना तो उसका रिटर्न यही होगा, जो कहते हैं ना साथ लेके जाना। साथ आपने उस शेप में नहीं लेके जाना, गोल्ड की शेप में, ज़मीन की शेप में, पैसों की शेप में आपने साथ नहीं लेके जाना। साथ आपने इस शेप में लेकर के जाना है कि आप ऐसे लोगों की मदद करें। ये एक शहबाज नहीं, न जाने इस वक्त लॉकडाउन के हालात में कितने शहबाज और लॉकडाउन के अलावा भी सारिम भाई, ज़ाहिर है रोज़ाना हम ये बात करते हैं कि गुर्बत कोरोना स्पेसिफिक तो नहीं है। सारिम भाई, आपकी तरफ दोबारा आने से पहले शाहीन, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, दो बातें बताइएगा। एक तो ये कि एहसास प्रोग्राम, पाकिस्तान बैतुल माल, ऐसे बहुत से रफ़ाई इदारे, उनसे कभी इन्होंने रब्ता किया? और दूसरा ये कि अगर इनकी कफ़ालत की जिम्मेदारी उठाई जाती है, कोई सपोर्ट करता है, तो वो ज़ाहिर है हम जानना चाहेंगे रफली ऑन एवरेज क्या अमाउंट होनी चाहिए इनकी पर मंथ, जिससे इनका गुजारा अच्छे से चल जाए, बच्चों की तालीम और तरबियत भी हो जाए और घर का गुजारा भी, बीवी का इलाज भी। बिल्कुल। शहबाज भाई, मुझे ये बताइएगा कि एहसास प्रोग्राम के जो भी पैसे आए, इस हवाले से आपको कोई रकम वगैरह मिली या आपने किसी से रब्ता किया? नहीं, अभी मैंने मैसेज किया था, वो मैसेज का मुझे जवाब तक नहीं है। जिन लोगों का हक बनता है उसे नहीं मिल रहे। मुझे किसी ने भी नहीं ना पूछा है, ना मुझसे किसी ने रब्ता किया है, ना मुझे मिले ही अभी तक। अच्छा, सेहत कार्ड बना हुआ है, उससे कोई इनके इलाज वगैरह हो सका है? जी, मेरा सेहत कार्ड बना हुआ था मेरा। मैं राठौर हॉस्पिटल में गया था, क्या कि भाई इधर आपको आने का फ़ायदा कोई नहीं, लिहाजा ऐसा करें कि आप यहाँ से चले जाएँ, यहाँ पे आपको बेड का भी किराया देना पड़ेगा और मेडिसिन के भी पैसे आपके लगेंगे, यहाँ पे आपको फ़ायदा कोई नहीं है। मैंने उधर से ही रिक्शा किराया अपने घर ले आया। उस दिन से मेरी बेगम अपने घर में ही बैठी हुई है, कोई इंसान नहीं, किसी ने भी नहीं आकर पूछा बस। अच्छा शहबाज भाई, ये भी बताइए कि 5 बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं और भी इलाज वगैरह, तो अगर कोई खुदातर इंसान आपकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहता है, अगर कोई इस तरह करे तो कितना ख़र्चा होगा घर के लिए महीने का जो आपको चाहिए होगा? कम से मैं चाहता हूँ कि मेरी बेगम का इलाज हो जाए और मेरे बच्चे अच्छी तालीम करें और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला बस इसे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे पास सवाल ही कुछ नहीं है कि मैं अपनी शेयर करूँ कि बस इसका इलाज हो जाए, मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। ये जितनी भी बात ये शहबाज साहब कर रहे हैं ना, जितनी भी बात कर रहे हैं वो खुल के नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को हेल्प भी करते रहते हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि अगर बच्चों का खाना पीना हो, बेगम का इलाज हो, घर का किराया हो, अगर कोई शख्स बेरोज़गार है तो पर मंथ क्या हिसाब किताब हो सकता है? और बात यह है कि अगर रियासत मदद कर रही है ना, तो वो एक अमाउंट दे रहे हैं और उसके बाद में छुट्टी है 3 महीने 4 महीने के लिए। ये लॉकडाउन तो वो खुद कह रहे हैं कि शाबान से अब रमज़ान आ गया, ये तो चले ही जा रहा है। तो फिर सारिम भाई कुछ होना चाहिए और कम से कम कुछ महीनों के लिए होना चाहिए या साल के लिए। जिम्मा साल भर का तो कोई उठाए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, और साल भर का ही करेंगे और इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी भी हमारी हेल्प करेगी इसमें। और देखें, शहबाज ऐसे लोगों को हमने ऐसा नहीं करना कि उसको घर बिठा दें, उसे मोहताज कर दें, लेकिन इस वक्त हर शख्स मोहताजगी के आलम में है, क्योंकि काम करने वाला तो है पर बाहर नहीं निकल सकता, काम नहीं कर सकता। तो जब तक शहबाज के साथ ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, इसको टोटली सपोर्ट करनी चाहिए लॉकडाउन के हवाले से। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर उसको एक ऐसी सपोर्ट करें कि उसको एक जिंदगी मुकम्मल करके दे दें, उसके घर की हालत बेहतर कर दें, उसके जो मैं दिख रही है जो कुछ हालत कलर तक के नहीं है। आपको पता है कोरोना भी क्या है, जरासीम है। इन जिस हालत में वो रह रहा है वो जरासीमों का शिकार है। बीवी भी शायद इसी वजह से इस हद तक के पहुंची होगी कि कोई सफाई का निज़ाम नहीं होगा, कोई ट्रीटमेंट का निज़ाम नहीं होगा।
तो अब बीवी कितनी सही होती है वो अल्लाह के हाथ में, फालिश के बाद लेकिन हाथ तो पकड़ना है, डॉक्टर हाथ तो पकड़ना है, हाथ पकड़ना है। बिल्कुल साथ रहिए, बिल्कुल साथ रहिए। मैं ये चाह रही हूँ कि जरा नया दिन के नाजरीन देखें, ये नंबर्स भी नोट करें कि जो जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, और ये घर भी देखें। अगर दिखा सके आप इसको तो देखिए, दिखाइए जरा लोगों को वाजे करके। जो सारिम भाई भी कह रहे हैं, ये देखिए, ये घर का काम नहीं कर सकती, इन बच्चों की परवरिश ये नहीं कर सकती। ये जो अपनी बीवी के साथ में इतना उनका ध्यान दे रहे हैं, ये बच्चे माँ के साथ जो लगे, ये खाना पीना खुद कर रहे हैं। अगर इन्हें कुछ मैसर आ जाए, ये मजदूरी के लिए घर से जाते थे लेकिन अब ये नहीं जा सकते, लॉकडाउन है, यहाँ कोरोना नहीं है, यहाँ बड़ी परेशानी है। इस परेशानी को दूर करने के लिए हम और आप हाथ बटा सकते हैं। ये जो इन मनाजिर के साथ में, ये इन दरो दीवार के साथ साथ में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना हमारी स्क्रीन पर, हम सारिम भाई का हाथ पकड़ सकते हैं, आप सारिम भाई का हाथ पकड़ सकते हैं। थोड़ी सी मदद आपकी इन लोगों के लिए बहुत अरसे के लिए बहुत होगी। और इंडिविजुअल एफर्ट्स तो होंगी किरण, लेकिन बहुत से ऐसे इदारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि जिससे आप खुद कफील हो जाते हैं। आप ऐसे, ज़ाहिर है अगर वो घर से बाहर नहीं जा सकते शहबाज साहब, तो ज़ाहिर है कोई ऐसा इदारा होगा जो उन्हें इस तरीके से फैसिलिटेट कर सके, वो काम भी करें, यानी उन्हें ज़रूरत ही महसूस ना हो आगे चलकर किसी से कुछ लेने की, वो खुद कफील हो जाए। उसके साथ साथ किरण, फिलहाल तो हाथ पकड़ना है, फिलहाल तो सपोर्ट करना है। और उसके साथ साथ यानी जब मैं इदारों की बात कर रहा हूँ तो ऐसा स्कूल भी तो हो सकता है घर के करीब, और कोई और शख्स भी तो हो सकता है जो स्कूल से लिंक करे कि इन बच्चों की जो तालीम के अखराजात हैं वो मैं बर्दाश्त करूँगा। कोई इदारा हो सकता है, वो हुकूमत हो सकती है, कोई एक शख्स भी हो सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी दिल खोल कर देते हैं जब देने पे आते हैं, तो कोई भी मदद कर सकता है। और सारिम भाई ये बताइए ना कि अब बात ये नहीं है कि मैं आज हेल्प करूं और उसके बाद में मैं भूल जाऊं, और लोग अगर आपको देखते हैं तो वो इसी उम्मीद के साथ में देखते हैं कि अगर आप कर रहे हैं काम या आपका ट्रस्ट काम कर रहा है तो वो बात सिर्फ एक बार की इमदाद या 1 महीना 2 महीना के लिए नहीं होगी। सारिम भाई ये बताइएगा। देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो हमारी इस तरीके से हेल्प करें कि हम इसको पूरे साल की एक सपोर्ट करें, और इसको एक ऐसी सपोर्ट करें क्योंकि बीवी फालिश की शिकार है, तो हम इसको ऐसी सपोर्ट करें जैसे घर के बाहर ही एक चिप्स की अगर बात करें, बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के चिप्स होते हैं, वो अगर बेचे तो इंसान अच्छा खासा दिन में कमा लेता है। जितना ही बस अड्डे पे जाके कमाता है उससे ज्यादा ही अपने घर में बैठ के कमा सकता है, जहाँ फैमिली को भी देख सकता है। जैसे वॉशरूम है, इस औरत को वॉशरूम ले जाना, लेकर के आना कितना तकलीफ दे अमल है, वो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। इसके वॉशरूम को इस तरीके से बना दे कि इजी एक्सेस हो, इसको किसी की हेल्प न चाहिए, व्हील चेयर पे कोई भी बच्चा ले जाए और उसको लेकर के आ जाए। इस तरीके की अगर हम हेल्प करेंगे ना, तो यकीन जाने हम अपनी कौम को बहुत बेहतरी की तरफ लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ इस हद तक के हेल्प की तरफ रहे कि हम बस लोगों के राशन डलवा दें, राशन दे दें, तो ये मुस्तकिल हल नहीं है। लोग भिखारी बनेंगे, मुस्तकिल हल लेंगे, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सारिम भाई यहीं पर ज़ाहिर है एक साल की बात आपने की, ज़ाहिर है किरण ने भी बड़ा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो ऐड किया कि फिलहाल तो हमें हाथ पकड़ना है, फिलहाल तो हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन उसके साथ साथ सारिम भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं ये नाज़रीन के लिए भी बात करूँ कि वाई सारिम भाई इज़ हियर टुडे, बिकॉज ज़ाहिर है सारिम भाई ने बहुत से ऐसे ख़ानदानों की हेल्प की है, बहुत से इंडिविजुअल्स की हेल्प की है, और वो हमें नज़र भी आया जिनके फिर ख़ानदान बहुत बेहतर हालात की तरफ चले गए। दैट इज़ द रीज़न सारिम भाई इज़ हियर। और जो भी सारिम भाई का हाथ थामेगा वो ज़ाहिर है एक उस घर के सपोर्ट करे जिनको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सारिम भाई क्या हो सकता है, लोग आप तक पहुँचें, आप तक यानी मॉनेटरी टर्म्स में आपको सपोर्ट करें और आप इनको फैसिलिटेट करें, उसके साथ साथ जिस तरह हम रोज़गार की बात भी करते हैं, और मैं अगेन बच्चों की तालीम पर फोकस करूँगा, उसकी बात करते हैं, कैसे कैसे चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं? देखिए शेब भाई, अगर मैं आपको एक मोटा हिसाब बता दूं ना, 30,000 अगर पर मंथ कोई इसकी हेल्प करे, जिससे इसकी पूरी एजुकेशन, घर बार सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, और वो बनते 3,60,000 रुपए पूरे साल के। कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है हमारे साहिब हैसियत लोगों के लिए। दोयम तकरीबन 1,40,000 बचते हैं। 1,40,000 में इसके घर की कंडीशन और इसका कारोबार वो दोनों हो जाएगा। फिर इसको इंशाल्लाह हम 3 से 4 महीने में इस काबिल कर देंगे कि ये 30,000 खुद कमाने लगेगा। फिर हम उसको सपोर्ट जो है ना डबल करके उसको जो है ना और सपोर्ट कर देंगे कि बेहतर से बेहतर तरफ आए। फिर अगर जैसे घर पे काम करके देते हैं तो इसका बेटा वो संभाल ले, बाप फिर आगे काम के लिए चला जाए, तो ये अपने घर को बहुत बेहतर 1 साल के अंदर ले जाएंगे।
लेकिन लोग अगर साथ देंगे तो फिर ये मुमकिन होगा। सिर्फ एक इदारा किसी एक के लिए इतनी हेल्प मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कल जब वजीर आज़म भी खिताब कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं और इससे ज़्यादा करना चाह रहे हैं, लेकिन कैश और राशन सप्लाई करते रहना ये सदा मुमकिन नहीं होगा, ये बहुत लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपके जैसे लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, हमारे जैसे लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, जो हमें देख रहे हैं उनको भी एक, जिसको कहना चाहिए ना कि अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, उसके बगैर ये सब मुमकिन नहीं होगा। ये तो एक कहानी है सारिम भाई, एक कहानी है ये, लेकिन लोग तो इसके अलावा भी हैं। मैं चाह रही थी कि मैं शाहीन से इस बारे में भी बात कर लेती हूँ। शाहीन, जब आप आजकल कवर करने के लिए जाती हैं, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स के ऊपर जाती हैं, तो उसमें कोरोना पेशेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें कोरोना किस किस को मुतासर कर रहा है ये भी आ जाते हैं, SOPs फॉलो हो रहे हैं ये भी आ जाते हैं। जब आप ऐसे किसी शख्स से मिलती हैं, ऐसे घराने में जाती हैं, उनको बड़ा खौफ किस बात का होता है, भूख का कि कोरोना का? उनको ये लगता है कि घर के बाहर तो जो कोरोना की वबा है ही है, जो घर में भूख की वबा है वो उन्हें ज़्यादा परेशान किए हुए। वो ये कहते हैं कि अगर बाहर निकलेंगे तब भी मर जाएंगे, घर में रहेंगे भूखे तब भी मर जाएंगे। एक और फैमिली इस तरीके से, उनको भी मैंने कवर किया था, वो 4 बच्चे थे खातून के, 2 बेटे 2 बेटियां, और चारों मजदूर थे, चारपाई पर पड़े हुए थे और वो भी बिल्कुल हिल नहीं सकते थे। और माँ बेचारी ये देख रही थी कि इनको रोज़ाना बच्चों को दूध देना होता है, वो कहाँ से अरेंज करें, उनकी खुराक का कहाँ से अरेंज करें। वो भी यही बता रही थी कि कई दफ़ा इस तरह से होता है कि खुद भूखे रह जाते हैं, बच्चों के लिए कहीं से मांग तांग के उनको दूध वगैरह उनका अरेंज कर देते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं बच्चों की, उनको ज़्यादा जो सख्त ग़िज़ा है वो दे नहीं सकते, दूध उनकी ज़रूरत है और वो उनको कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ता है। वो बच्चे समझ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, ज़हनी और जिस्मानी माजूर हैं, तो उन बच्चों को भी इसी तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन अलमिया यही है कि जो चीज़ स्क्रीन पे दिखा दी जाए उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। लोग इर्द गिर्द नहीं देखते, उनको नहीं पता कि हमारे हमसाये में कोई भूखा सो रहा है, कोई किस तरीके से रह रहा है, उसको किस तरीके से ख्याल करना है। ये बड़ा पॉइंट है ना। और जिस दरमियान हम इन सारी बातों को कर रहे हैं ना, मैं एक बार दोहरा देती हूँ, आप वेबसाइट भी देख सकते हैं कि आपको मदद कहाँ करनी है, आप कॉल भी कर सकते हैं शहबाज के लिए और नंबर्स आपके सामने हैं, आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। सारिम भाई, शाहीन ने अभी बताया कि मोहल्ले वालों को नहीं पता होता कि उनको किसकी मदद करनी है। हम अगर हुकूमत की तरफ ही देखे चले जा रहे हैं तो ये तो अपने घर से शुरू होना था। देखिए, सबसे तकलीफ की बात यही है कि महल्ले को नहीं पता। सबसे पहले तो महल्ले को बढ़ना चाहिए। हम जिस दीन की बातें करते हैं वो दीन हमें क्या सिखाता खानदान है, को भी पड़ोसी के हकूक क्या हैं, खानदान हो पड़ोसी हो वो क्या सिखाता है और हमारी इंसानियत क्या सिखाती है। हमें हर चीज को देखना चाहिए ना। मैं अभी सिर्फ 1 मिनट आपको एक वाकया सुनाऊं। 3-4 दिन पहले मैं अपने CCTV कैमरे में देख रहा था, मेरे पास एक बच्चा है जो लावारिस बच्चा है, मेरे पास यहाँ ऑफिस पे होता है, और एक कुत्ता है नीचे इलाके में जो लावारिस कुत्ता है। आप यकीन जाने, मैं उस दिन हिल गया खुदा की शान देख करके कि अल्लाह तूने कैसे निजाम बनाए होते। उस कुत्ते को क्योंकि दुकानें बंद हैं तो वो बच्चा जो लावारिस बच्चा है वो ले जाके हमारा पास जो है वो दूध और उसको गोश्त ला करके डाल रहा था। तो मेरे जहन में उससे पीछे गया कि अल्लाह तूने इसका सहारा हमें बनाया और उस कुत्ते का सहारा तूने इसको बना दिया, वो भी तो तेरी मखलूक है, तू किस तरीके से अपनी मखलूक के लिए काम करता है। तो इस वक्त भी हमें इंसान हो या कोई जानदार हो, हमें इंसान ही को फोकस नहीं करना, हमें जानदारों को फोकस करना है, हमें इंसानियत को देखना है। तो हमें सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये एक इदारा है, ये एक शहबाज नहीं, कई हजार शहबाज की मदद करता है। लोग हमारे साथ जुड़े, पूरी फैमिलियां हमसे अडॉप्ट करें, पूरे साल के खर्चात दें और लोगों को शानदार जिंदगी पे लेकर के आए। सारिम भाई, एक जुमला और एक बात और बताइएगा, शहबाज जिस इलाके में रहते हैं वहाँ कमोबेश सारे के सारे लोग परेशान हैं, पूरे का पूरा मोहल्ला परेशान है। तो अब बहुत जगहों पर ये बात भी पूरी नहीं आती कि मैंने अपने पड़ोस में नहीं देखा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ तो मैं पड़ोस में क्या देखूँ। इस सिलसिले में क्या हो सकता है? मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है, मैं चाह रही थी इस पे कमेंट कर देते आप। बिल्कुल, आपने सही कहा, अच्छा सवाल किया। और मैं दोबारा इसको कहूँ कि शहबाज एक बात पहले कह चुके थे कि महल्ले वालों ने खाना दिया, बड़ी रात थी तो खाना बच्चों ने पेट भरा। ऐसा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है। लेकिन क्योंकि है ही गरीब आबादी सारी की सारी, तो यकीनन जो अमीर आबादियां, बड़ी आबादियां, उनको आगे बढ़ना है। और फिर देखें, बात यह है कि हम लोग इस कदर अपने एसेसरीज में चले गए हैं कि हम गरीब की जरूरत भूल गए। जरूरत मीन्स कि उसको जिंदगी के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, छत चाहिए, अगर मरीज है दवा चाहिए, अगर
चल फिर नहीं सकता तो उसको वॉशरूम के रास्ते चाहिए, उसको व्हील चेयर चाहिए। हम इन चीजों को भूल चुके हैं। हमारे पास एक नहीं 10-10 गाड़ियां होती हैं और उन गाड़ियों में भी हम शान से शान की तरफ जाना चाहते हैं। तो हम एसेसरीज में बहुत जाएं, मैं नहीं रोकता किसी को, लेकिन इन जरूरत को जरूर पूरा करें बस। सारिम बनी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और आप 1 साल तक इसकी कफालत करेंगे इस घराने की। आपने हमसे शाहीन शहजादी हमारे साथ दे रही थी, बेहद शुक्रिया। बड़ा क्विकली हमको अल्लाह हाफिज कहना पड़ेगा। मुलाकात होगी कल दोबारा, अपना ख्याल रखिए, बाहर जाएं तो बहुत एहतियात के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।